हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का हमसफर जगजोत सर, और आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं यहां पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ये लेक्चर नंबर 3 है बेटा। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं जहां हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। इन 2 लेक्चर्स में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की निकाल सकते हैं, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप की निकाल सकते हैं, स्क्वायर के सेंटर पे कितनी होती है। ये जितने भी सिस्टम थे हम लोगों ने डिस्कस करे हैं अभी तक के 2 लेक्चर में। प्लस लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पढ़ा जिसका नाम था एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। दोस्त है अपना वो, है ना, वो टूल अपना बहुत बढ़िया दोस्त है। दोस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे हम बहुत इजी कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को और बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यस, आगे का जो सेशन है, जो आज की क्लास है, वो इसी के आगे कंटिन्यूएशन में चलेगी। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कहने का मतलब है अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितना फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है। ये आज की क्लास की चर्चा का विषय है बेटा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंस फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगता है। और इसी के साथ डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स लगता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो यही सारी चीजें आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगी। हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। एकदम फुली पैक्ड सेशन है, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस लेक्चर में। चलो बिना वक्त को बर्बाद किए सीधा हम चलते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करें, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होता है, हम ये डिस्कस करते हैं। मान लो बेटा ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इस तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो रीजन है, यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, कुछ इस तरीके से अपनी मैग्नेटिक फील्ड मान ली। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली इनटू द पेज, ठीक है ना। आपको नजर आ रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा मान लिया मैंने। हर जगह जो डेंसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगता जब तक वो मूव ना करे। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब जैसे आप इस चार्ज पार्टिकल को कुछ स्पीड दोगे, मोशन दोगे, जैसे आप इसको मूव करोगे, मोशन दोगे, करंट आ जाएगा, फिर इस पे फोर्स लगेगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती जब तक चार्ज पार्टिकल मूव ना कर रहा हो। तो इसका मतलब ऐसा है कि चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, जैसे शेर नहीं होता, मतलब वो तभी शिकार करता है जब उसका शिकार इधर उधर मूव कर रहा होता है, उसे पता चल जाता है। इसलिए कहीं कहीं जो होते हैं ना, कई जानवर एकदम शांत बैठ जाते हैं, वो दिखाते ही नहीं मैं वहां प्रेजेंट हूं। वैसे अगर ये देखो ध्यान से, इसका शिकार करने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को पता चल जाएगा ये मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स लगाएगी। अगर ये चुपचाप बैठा रहेगा एक जगह तो मैग्नेटिक फील्ड को पता भी नहीं चलेगा ये यहां बैठा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको तभी डिटेक्ट कर पाएगी जब इसके अंदर कुछ मोशन होगा। और मैंने यहां कंसीडर कर लिया ये चार्ज पार्टिकल मान लो आगे की तरफ जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, आगे की तरफ जा रहा है, सब किसी वेलोसिटी से ये जा रहा है, v वेलोसिटी से, इसकी स्पीड v है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगा सकते हैं। आप लोगों को पता है ये वाला रूल। इस वाले रूल को कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहां हम लोग क्या करते हैं, थंब को डायरेक्शन ऑफ फोर्स में रखते हैं, और ये वाली जो फिंगर है ये हमारा थंब होता है, ये फोर्स के लिए होता है, ये m मेरा मोशन के लिए होता है, और ये मेरा, अगर ध्यान से देखिए, करंट के लिए होता है या वेलोसिटी के लिए होता है। तो अगर मैं इसको मोशन नहीं मैग्नेटिक फील्ड बोलूं, बेटर रहेगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, इसको करंट बोला जाए, और इसको फोर्स बोला जाए, ठीक है ना। तो यहां मैं बोलूंगा फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड, चाइल्ड को एक्चुअली मोशन कहना चाहिए, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन है, सी इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सी से चाइल्ड, सी से करंट, एम से हमारा मदर और एम से मैग्नेटिक फील्ड, एफ से फादर, और ये मेरा क्या है, फोर्स है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले अपनी हैंड की शेप बना लेंगे। लेफ्ट हैंड है ये, राइट नहीं है। ये कौन सा हैंड है, मेरा उल्टा हाथ है। नजर आ रहा है ना, सीधे हाथ से तो मैं लिखता हूं ना भाई, तो ये मेरा उल्टा हाथ है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस वाली फिंगर को, और इस वाली फिंगर को करूंगा, इस वाली फिंगर को क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन में, या फिर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी में ये, और ये इधर। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये तो मैंने कुछ स्पेशल केस ले लिया जहां मुझे नजर आ रहा है
मेरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। भाई मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और वेलोसिटी मेरी आगे की तरफ है, बट इन जनरल हम अगर फॉर्मूला लिखना चाहें फोर्स का तो वो क्या है, जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है क्यू वी क्रॉस बी। ये हम लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला सबसे जनरल है, हमें याद रखना है। जो फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है मैग्नेटिक फील्ड में वो ये है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां जो आप लोगों की डायरेक्शन आएगी फोर्स की, जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। जो डायरेक्शन है फोर्स की वो कैसे निकलती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकलती है बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे निकालेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, देखो ध्यान से, किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आप लोगों को, यहां जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये जो हम फ्लेमिंग रूल लगाते हैं तो सर ये नहीं लगा सकते, ये रूल तभी लगा सकते हैं जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्लास 10th में ये रूल समझाया जाता है, पर ये तभी लगता है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन मिलती है, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इस फोर्स के बारे में और चर्चा करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड पे पहले चर्चा करते हैं। अगर हम इस फोर्स को ध्यान से देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन आता है, क्या सवाल आता है, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इतना याद रखना पड़ेगा भाई कि यहां पे जो Q है वो चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इतना भी आप याद रखना। सबसे पहले केस, सबसे सिंपल केस अगर मैं डिस्कस करूं यहां, अगर वेलोसिटी मेरी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या होगा, अगर ये आपस में पैरेलल हो गए तो क्या होगा। ऐसे केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो वो बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के अगर वेलोसिटी पैरेलल है तो भी मैग्नेटिक फील्ड आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से बचना है, उस पर फोर्स नहीं लगने देना, तो आप क्या कहोगे, या तो बैठे रहे या फिर चुपचाप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलो, या फिर क्या चलो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलो, तो आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि यहां अगर थीटा 0 हो गया, पैरेलल का मतलब है अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो गया तो आपका जो फोर्स हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, 0। तो ये अपना मिनिमम फोर्स हो गया, इससे कम फोर्स नहीं हो सकता, 0 ही तो हो सकता है मिनिमम। तो आप कहोगे अच्छा, यहां जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 0। ऐसे केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो दो केस हो गए जब फोर्स ना लगे, या तो वेलोसिटी 0 हो जाए, है ना, या तो आपकी स्पीड 0 हो जाए, या फिर क्या 0 हो जाए बोलो, इनके बीच में एंगल कितना हो जाए आपका, 0 डिग्री हो जाए। बाकी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज को मत 0 कर देना, अगर वो है ही नहीं तो फिर पूछ क्या रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, या तो वेलोसिटी उसकी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, या 0 हो जाए, या तो रुका रहे या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले। दोनों केस में फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलो और देखते हैं और क्या चीजें हमें पढ़नी है। अगर हम ध्यान से देखें, ये तो हो गया हमारा पहला केस, इस केस में तो हमें समझ में आ गया। तो आपने कहा कि सर थीटा 0 पे ही ऐसा होगा, नहीं, एंटी पैरेलल भी कर सकते हो, जरूरी है पैरेलल की ही बात करो। एंटी पैरेलल जानते हो, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, यानी कि आप थीटा को 180 डिग्री चूज कर लो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, तो भी आपका फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो मैं चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैं चुपचाप चार्ज पार्टिकल के साथ साथ चलता रहूं, उसके पैरेलल चलूं। या फिर क्या हो, मुझे दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैं चुपचाप पीछे 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 दबाव पाव निकल जाऊं, मतलब उसके एंटी पैरेलल चलूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैं इधर चला जाऊं। तो दोनों केस में जो फोर्स है वो 0 लगेगा, वो चार्ज कोई फोर्स फील नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मैक्सिमम फोर्स की चर्चा करी जाए, जैसे कि वो यहां लग रहा था, वो कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, फोर्स कब हमारा मैक्सिमम होगा, फोर्स हमारा तब मैक्सिमम होगा जब आपका ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और ये फोर्स कितना हो जाएगा आपका, QVB। ये फोर्स कितना हो जाएगा, QVB। और सबसे ज्यादा सवाल जो है ना वो बेटा यहीं से आते हैं आप लोगों के, तो हम इस पे अच्छे खासे सवाल करने वाले हैं, तो तैयार रहना, ठीक है ना। सो ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन हो गई, और इसमें आपका ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चल जाता है, जैसे कि आपने यहां लगाया। अगर ये चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो आपकी ये फिंगर इधर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स ऊपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होती तो क्या होता, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या थी, हमारे इस केस में, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी बी थी इनटू द पेज, है ना। बी कैसे थी, इनटू द पेज। और चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा था, मतलब वेलोसिटी कहां थी आपकी, राइट साइड, वेलोसिटी आपकी राइट साइड थी। तो आपने बोला यहां जो फोर्स लगा वो कैसा लगा, इनटू, ऊपर लगा। फोर्स कहां लगा, अगर हम ध्यान से देखें वो अपवर्ड्स लगा, तो फोर्स हमारा कहां लगा, ऊपर की तरफ। यही अगर मैं क्या कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू की जगह आउट ऑफ द पेज कर दूं,
और वेलोसिटी सेम रहने दूं, राइट साइड ही रहने दूं, तो सोचो क्या होगा। सोचो, अब मैंने कहा क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज के लिए आपको पता है ना, मैं ये वाला साइन यूज करूंगा, है ना, ऐसे डॉट डॉट बना दूंगा तो ये आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है और चार्ज पार्टिकल राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव ही है, तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड। कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप करंट इधर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखोगे, आप देख सकते हो ये करंट की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हो ऐसे केस में जो फोर्स लगेगा वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, फोर्स लगेगा आपका डाउन। ठीक है, तो आप ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अब यही आप लोग क्या करो, पहले वाले केस में बस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव कर दो, यही पहला वाला केस है। बस चार्ज पार्टिकल यहां पॉजिटिव लिया था हमने, अब मैं चार्ज पार्टिकल कैसा ले लूं, नेगेटिव। मान लो यहां प्रोटॉन था, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सब कुछ वही है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द पेज ही है ना, और वेलोसिटी आपकी दोबारा से राइट साइड है, बट अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा हो गया, नेगेटिव। तो जहां आपका फोर्स पॉजिटिव आ रहा था वो नेगेटिव हो गया, यानी कि जहां फोर्स अप था वो अपना आप क्या बन जाएगा, डाउन। तो आपका जो फोर्स लगेगा तो वो कैसा लगेगा, डाउन लगेगा। फिर आप कहोगे सर इसको समझाओगे कैसे, तो मैं ऐसे बताऊंगा, अगर आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और वो राइट साइड जा रहा है, तो आपका करंट राइट साइड नहीं, वो लेफ्ट साइड होगा, है ना। तो इसका मतलब आपका करंट राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट राइट साइड, तो आपका जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड लगेगा। नहीं तो आप क्या करो, इसको थोड़ी देर पॉजिटिव चार्ज मान लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है पॉजिटिव चार्ज मान के फोर्स निकाल लो, और जो आंसर आए उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फोर्स अप आए तो डाउन कर दो, अगर डाउन आए तो अप मान लो, अगर राइट साइड आए फोर्स तो लेफ्ट करो, लेफ्ट आए तो राइट साइड कह दो। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखो कि ये चार्ज नेगेटिव है, मतलब कि यही वाला रूल यूज करके आप उल्टा भी कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा अगर आपका दिमाग बिल्कुल तेज चलता है एकदम, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई ये राइट साइड जा रहा है तो करंट मेरा लेफ्ट साइड होगा, और ये फिंगर वेलोसिटी नहीं करंट दिखा रही है, आप ऐसा मान लो, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई, दोनों तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम फोर्स आप लोगों को यहां मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो हमारा सबसे स्पेशल केस है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस है, वो ये है, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, मतलब अगर आप लोगों का मैक्सिमम फोर्स वाला केस है। सबसे पहले हम इस पे ट्रेजेक्ट्री, चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करेंगे, कैसा पाथ होगा, यानी कि हम यहां पाथ का डिस्कशन करेंगे। आप पाथ बोल लो या ट्रेजेक्ट्री बोल लो, हम ये सारी चीजें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, मान लो अगर हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने मान लिया इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द पेज ले लेते हैं, आसान रहता है डिस्कस करना, आउट ऑफ द पेज ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इस जगह पे, इस रीजन पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इनटू द पेज, यहां हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मुझे नजर आ रहा है, और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बोलो, इनटू द पेज। ठीक है, अब मैंने मान लिया, चलो भाई एक चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल मैंने यहां ले लिया, और ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ये राइट साइड जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और राइट साइड जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी राइट साइड है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। अब ये थोड़ी देर बाद इस पे फोर्स, इसकी डायरेक्शन बदलेगा तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। अगर आप यहां दोबारा से लगाओगे तो फोर्स इधर लगेगा, फिर यहां लगाओगे तो इधर लगेगा। कहने का मतलब है, अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करते हो तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आती है वो एक सर्कुलर आती है, इसकी जो एक ट्रेजेक्ट्री आती है वो कैसी आती है, सर्कुलर। हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, डायरेक्शन। तो एक तरीके से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी आ गई है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री आ गई है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब कैसे रास्ते पे चल रहा है वो, क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो पैराबोला है, क्या वो सर्कल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सर्कुलर पाथ है, अपने को बिल्कुल पता है। ठीक है ना, और भैया इस सर्कल का जो रेडियस है यही तो मुद्दा है, हमें यही निकालना होता है ज्यादातर केसेस में, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। पार्टिकल की स्पीड हमारी v है, पार्टिकल का हमें कुछ मास दिया जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका मास दिया जाएगा, मान लेते हैं हम m, चार्ज दे देते हैं q। अब आपसे बोलेगा भैया ये रेडियस निकाल दो, तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो कोई बात नहीं भाई, इसका जो रेडियस का फॉर्मूला निकालने का तरीका कैसे है, अगर आप रेडियस निकालने की कोशिश करोगे, कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन तो है नहीं, आप रेडियस बहुत आराम से निकाल सकते हो। यहां आप लोग याद रखो, यहां आप लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कल में इसको घुमा रहा है, वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। कहने का मतलब है आप इस केस में कह सकते हो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वही फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स अपना सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है भाई।
और मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं वो कितना हो जाएगा QVB, क्योंकि यहां जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस केस में QVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, हम बोलेंगे mv² डिवाइडेड बाई r। r क्या है इसका? रेडियस। तो अगर आप यहां से रेडियस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए, mv डिवाइडेड बाय QB। तो अपने जो रेडियस का पहला वाला और बेहतरीन वाला जो अपना पहला फॉर्मूला है ना रेडियस का, वो कितना आया है? mv डिवाइडेड बाय QB। ये अपने रेडियस का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रेडियस के फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रेडियस के फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे? अब देखो, mv को आप मोमेंटम कहते हो, यहां से आप ये कह सकते हो जो हमारा m इंटू वी है उसको हम मोमेंटम भी तो बोलते हैं ना सर, हाँ, मास इंटू वेलोसिटी को तो हम मोमेंटम भी कहते हैं। तो आप यहां से p डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। तो ये अपना अगला फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब है? मोमेंटम की टर्म में। ये वाला फॉर्मूला कौन सी टर्म में? लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम। यहां जो लीनियर मोमेंटम है p, वो क्या है मेरा? mv। तो मैंने उसी को यहां लिख दिया, p को मैंने लिख दिया mv की जगह। तो अपना एक फॉर्मूला और आ गया। चलो और बोलो सर, और कोई फॉर्मूला है? हाँ हाँ, और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यानी कि यहां एक फॉर्मूला और बनेगा, यहां से अगर आप मोमेंटम निकालोगे तो क्या करोगे? मोमेंटम का स्क्वायर क्या करोगे? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, या मोमेंटम की जगह लिख सकते हो 2m टाइम्स जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को मैं k से लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना? ध्यान से देखो, मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2m इंटू k, और फिर रूट ले लेना। यानी कि मोमेंटम की जगह मैंने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक और फॉर्मूला आ गया। तो अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया। सर और भी है क्या? हाँ हाँ, अभी भी है भाई, ठीक है ना, अभी भी एक फॉर्मूला और है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। वो क्या है? एक और फॉर्मूला है। अब हम किसकी टर्म्स में लिखेंगे? पोटेंशियल की टर्म्स में। अब किसकी टर्म्स में लिखेंगे? पोटेंशियल की टर्म में। ये क्या चीज है? पोटेंशियल की टर्म में हम लिख रहे हैं, ये क्या चीज है भाई? कई बार आप लोगों को सवाल में ऐसे देगा कि चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल में एक्सेलरेट करा दिया है, चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल में एक्सेलरेट करा दिया है। तो इस केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो जाती है चार्ज इंटू जो आप पोटेंशियल में एक्सेलरेट करा रहे हो। यहां जो कैपिटल वी में लिख रहा हूं ना, ये स्पीड नहीं है, ये पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो मैंने यहां जो स्मॉल वी लिखा है वो हर जगह स्पीड के लिए, देख सकते हो। मैं ये जो स्मॉल वी लिख रहा हूं वो स्पीड के लिए है, और जो कैपिटल वी लिख रहा हूं वो पोटेंशियल के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं वी नॉट लिख देता हूं, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। पोटेंशियल किसके लिए लिख रहा हूं मैं? वी नॉट, ठीक है। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे? एक और फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। अगला फॉर्मूला जो हमारे पास बन गया वो क्या बन जाएगा? R इज इक्वल्स टू, जो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों का सिंपली, यहां से जो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 2m, और जो भी अपना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका? Q इंटू बी। तो आप देख सकते हो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में, ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, ये वाला फॉर्मूला किसकी टर्म्स में लिखा गया? बोलो, पोटेंशियल की टर्म में, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों? यहां पे हमारा चार्ज है। तो आप देख सकते हो रेडियस के अलग अलग फॉर्मूले आप लोगों के सामने आ गए। तो भैया हमने रेडियस के अनोखे से 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए। 3 नहीं, एक्चुअली तो हम कहेंगे 4। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 फॉर्मूले। ये सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला है, ये तो सबसे कॉमन फॉर्मूला है, इसी से ये बाकी सारे फॉर्मूले आए हैं। अब देखो यार, सवाल में पोटेंशियल वगैरह दे दे, बोल दे चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करके डाला है, तो आपको दिख जाएगा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सर। क्वेश्चन में आपको मोमेंटम दे दे, 2 पार्टिकल हैं, एक जैसा मोमेंटम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख देना। क्वेश्चन में आपको कई काइनेटिक एनर्जी दे दे, किसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये वाला यूज कर लेना भाई। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे तो ये तो है ही हमारे पास, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये अपने फॉर्मूले हो गए सिंपल से। अब इसके अलावा और क्या होता है सर? इसके अलावा और भी कोई चीजें होती हैं? डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो सिर्फ हमने रेडियस ही सीखा है, अभी तो सिर्फ हमने रेडियस सीखा है। और क्या पढ़ते हैं सर इसमें? रेडियस के अलावा क्या पढ़ सकते हैं? रेडियस के अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं टाइम पीरियड के बारे में, कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है बताओ? टाइम पीरियड का मतलब है भाई, आपको पता है ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो अपना मोशन पूरा करके आएगा, यहां से घूम फिर के वापस आ जाएगा। कितना टाइम लगाएगा?
तो आप टाइम पीरियड कहोगे उसको। टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है सर? टाइम पीरियड का तरीका है डिस्टेंस, जो कि हो गई सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो, स्पीड को निकाल सकते हो QBR डिवाइडेड बाई m। तो अगर आप यहां से डाल दोगे तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय QB, ठीक है ना। सो यहां से बस हमने v को हटाया बेटा, v का फॉर्मूला यहां से निकाल लिया। वेलोसिटी को आप लिख सकते हो QBR डिवाइडेड बाई m, वही हम लोगों ने यहां किया। रेडियस रेडियस कट जाएगा। सो आपका जो टाइम पीरियड आ जाएगा आप देख सकते हो, ये अगर आप ध्यान से देखो ये आ जाएगा 2πm बाई QB। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो सर टाइम पीरियड से ही आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/, टाइम पीरियड होती है। हमारी फ्रीक्वेंसी 1/, टाइम पीरियड होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय 2πm। और अगर आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ओमेगा की बात करें, तो बस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, अब आप 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कहते हो, ये अगर हम ध्यान से देखें ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो देखा जाए वो आ जाएगा ओमेगा हमारा QB डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी के और ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनके फॉर्मूलाज भी आ गए हमारे सामने। तो हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले भी देख लिए, ठीक है। जरूरी बात, अगर आप फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को बहुत ध्यान से देख रहे हो, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपको नजर आ रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल की स्पीड क्या दी थी? मैंने यहां जो स्पीड दी थी वो पार्टिकल की क्या थी? क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि ये बहुत जरूरी है हम इस चीज को यहां लिख लें। हम लिख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है या टाइम पीरियड है, ये क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट। वो क्या है बोलो? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड से फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करेंगे कि पार्टिकल की स्पीड क्या है। सोचो, पार्टिकल की स्पीड पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहे, है ना। देखो ध्यान से, पार्टिकल की स्पीड पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर मैं यहां प्रोटॉन को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं या 100 मीटर पर सेकंड से, दोनों केस में वो एक ही टाइम में सर्कल पूरा करेगा। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार स्पीड ज्यादा दे रहे हो एक बार कम दे रहे हो। अगर मैं ज्यादा स्पीड दूंगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, ज्यादा स्पीड देने से रेडियस बढ़ जाएगा, तो बड़ा सर्कल कंप्लीट करके आएगा, है ना। मतलब अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं तो ये बड़ा रेडियस लेगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं, बस बेसिकली सेम लगेगा, बट वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा सेम टाइम में। और कम स्पीड दूंगा तो वो छोटा करेगा। अगर इसी को कम स्पीड देता जाऊं तो इसका रेडियस छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, पर जो टाइम लगेगा हर बार क्या लगेगा? सेम लगेगा। मतलब स्पीड से इंडिपेंडेंट है वो, जो टाइम है वो स्पीड से कैसा है? इंडिपेंडेंट है, कि आप उसको क्या स्पीड दे रहे हो। बहुत जरूरी बात, ठीक है ना। सो ये आप लोग अच्छे से देख सकते हो। और इतना याद रखना, यहां पे आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, यहां पे आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी। बहुत जरूरी बात है, हम यहां इसको बड़े अच्छे से मेंशन कर ले। यहां मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यहां पे क्या है? मेरी स्पीड कैसी है बोलो? स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज कर रही है। एक्सेलरेशन है, मोमेंटम बदल रहा है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। मोमेंटम कंजर्व है या नहीं? सोचो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्व तो है या नहीं है? ये बताओ। कंजर्व का मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, मैग्नीट्यूड तो सर सेम है, बट क्या मोमेंटम सेम है? नहीं, मोमेंटम बदल रहा है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, मोमेंटम की डायरेक्शन बदल रही है। फोर्स सेम है क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन बदल रही है। हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है फोर्स, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन तो बदल रही है ना। सर्कुलर मोशन में भी तो पढ़ा था, आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, है ना। तो ये कुछ बातें हम लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां जो आपका फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। याद है ना? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है। यहां आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही। स्पीड होता है वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होता है स्पीड के स्क्वायर पे या वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड। कहने का मतलब है यहां वर्क डन 0, तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर सकती है? मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन बदल सकती है, बट आपकी एनर्जी को बढ़ाती या घटाती नहीं है।
ठीक है ना, ये बात मैं लिखवा दूंगा, ये बात जरूरी है, तो इसको मैं अभी लिखवा दूंगा। पहले हम एक दो सवाल कर ले, फिर उस बात पे चर्चा कर लेंगे, मतलब यही मैं सामने लिखवा दूंगा सवाल के साथ। चलो पहले तो इस सवाल को करो एक बार, क्या कह रहा है। A beam of iron with velocity 2 into 10 raised to the power 5 meter per second enters normally in uniform magnetic field इतना. If specific charge of the iron is this, then the radius of the circular path will be. सिंपल फॉर्मूला, पहले सोचो कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना चाहिए, या मोमेंटम वाला फोर्स फॉर्मूला यूज करें, या फिर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज अगर नहीं जानते तो क्या आपको यूनिट नजर आ रही है, कूलम पर केजी, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो। कभी भी ये वर्ड यूज करें ना, स्पेसिफिक चार्ज, अगर आपसे ये वर्ड दे स्पेसिफिक चार्ज, तो आप समझ जाना ये है चार्ज बाय मास, चार्ज टू मास रेशियो, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो भाई अपने क्वेश्चन में हम लोगों को रेडियस निकालना है, और रेडियस का फॉर्मूला होता है mv डिवाइडेड बाय qb। तो यहां से इसको लिख सकता हूं v डिवाइडेड बाय qb डिवाइडेड बाय m, यानी कि v डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज, q बाई m हो जाएगा मेरा। इसको मैं स्पेसिफिक चार्ज के लिए मैं कुछ यहां लिख देता हूं qc, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय b, है ना। तो इसका मतलब है यहां मेरा आंसर क्या आएगा, अगर मैं स्पीड को देखूं ध्यान से, तो वो है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। यहां से स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। ये हो गया 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, और मल्टीप्लाई अगर मैं करूं मैग्नेटिक फील्ड से, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 है। तो 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, तो ये कितना बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर है 2, और ये पावर ऊपर ले जाओगे तो 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 2/20 आ जाएगा, यानी कि 0.1। 2/20 यानी कि क्या आ जाएगा, 0.1। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो 0.1 मीटर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। ओके, तो एक बार वो चीज जरूर लिख लेते हैं जो मैं भी पीछे आपको बता रहा था इस क्वेश्चन करने के बाद, कि आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना है हर बार, ये याद रखना, आप जरूर लिख लेता कि मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, वर्क डन जीरो, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स है, मैं FM लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से हमेशा वर्क डन जीरो होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। सो इट कैन नॉट, आप जरूर लिखना, इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, ये स्पीड को बढ़ा या घटा नहीं सकता। इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी नहीं करता, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना तो ये स्पीड को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, क्योंकि अगर वर्क डन जीरो है तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, वो बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है, ये आपकी डायरेक्शन ही बदल सकता है, ये आपकी एनर्जी को नहीं बदल सकता, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। सो अगर आप सोचो कि सर हम एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, क्या उससे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर है नहीं, ये एनर्जी नहीं बदलता, ये एनर्जी नहीं बदलता है, ये सिर्फ डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन बदल देता है। चलो एक और सवाल करते हैं, जरा ध्यान से देखें। अ प्रोटॉन जिसका मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जिसका चार्ज भी आपको दिया है, enters perpendicular to a magnetic field of intensity 2 Weber per meter square with velocity 3.4 into 10⁻⁷ meter per second. The acceleration of proton should be, इस बार प्रोटॉन का हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमें निकालना है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहां मैग्नेटिक फील्ड की कुछ अलग यूनिट लिखी है 2 WB को बोलते हैं हम वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला ही है, आप इसको 2 टेस्ला ही लिख सकते हो। तो घबराना मत कि सर यहाँ कोई नई यूनिट दे रहा है, नहीं, नई यूनिट आएगी अर्थ मैग्नेटिज्म में, गॉस, तब पढ़ाऊंगा मैं, बट यहां नहीं, यही टेस्ला ही रहेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर होती है एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा
तो वेबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये टेस्ला ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बिल्कुल सही दी है। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, है ना, QVB साइन थीटा, यही तो होता है ना, QVB साइन थीटा। यहाँ थीटा 90 डिग्री दे रखा है, अरे हाँ परपेंडिकुलर दिया है सर, तो यहां से फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा QVB। तो क्या एक्सेलरेशन निकाल लोगे तुम, है ना, निकाल लोगे ना यार, पक्का। कौन कौन निकाल लेगा, चलो देखो ध्यान से किस किसने निकाल लिया। यहां हमें चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये अपना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसके बाद हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ये दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁷। और मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाबा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये अरे अभी तो लिखी थी 2 टेस्ला, मैं ही भूल जाता हूँ। ये हो गई 2 टेस्ला डिवाइडेड बाय मास, मास मास मास, ये रहा मास। इसको भी आप लिख लो अप्रोक्सीमेटली 1.67 है, 1.6 ही लिख लो, इंटू 10⁻⁻27 आ जाएगा। अब बोलो आ जाएगा ना बेटा। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं और यहाँ QVB भी लिख सकते हैं। चलो बताओ बताओ बताओ, अरे सर 1.6 उड़ा डालो, और क्या उड़ा डाले भाई, और तो कुछ नहीं उड़ रहा ना, ये 3.4 है, ये 2 है, ये 6.8 आ जाएगा। आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्योंकि मैंने यहां से 1.67 का 7 उड़ा दिया, ठीक है ना, आसान करने के लिए। अरे कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन इजी करो भाई। हाँ हाँ सर कर दो, कोई नहीं, हम मानेंगे आपकी फीलिंग के साथ जा रहे हैं, ठीक है। 1.6 कट गया, ये हो गया 6.8। अब जल्दी से बताओ मुझे, ये हो गया 19 और 7 कितना होगा, -12 होगा ना, और नीचे से आएगा 27, 27 -12 15, यानी कि यहां से 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो हो गई होगी ना यार। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे भैया अपने ऑप्शन में तो 6.8 है ही नहीं, सर ने उल्लू बनाया, नहीं उल्लू नहीं बनाया, देखो सबसे पास 6.5 है, अरे सर सारे 6.5 है, तो क्या फर्क पड़ता है, वो 6.8 की जगह 6.5 कर लो, क्योंकि हमने नीचे से 7 भी तो उड़ाया था, है ना, कोई बात नहीं। 6.5 इंटू 10⁻15 आ गया, ये अपना आंसर है। पावर ही तो मैच करनी थी। हाँ सर बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम अव्वल नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हो गया ना, हो गया ना भाई। अब इस सवाल में तो नहीं अटक रहे ना यार, नहीं अटक रहे, मुझे पता है यार तुम नहीं अटक रहे। हो गया ये सवाल पहला। ओह अगला सवाल ये देखे जरा, ये कौन करेगा, बच्चों वाला सवाल है, हम भी तो बच्चे ही हैं सर। हाँ बिल्कुल बच्चे हो, पर ये वाला सवाल तो करो, करके दिखाओ फिर। अ प्रोटॉन विद अ स्पीड 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू x axis. If a uniform magnetic field is 0.1 Tesla is applied along the y axis, the force acting on the proton is. चलो करो, देखो जरा कौन कौन कर रहा है इसका आंसर, देखूं जरा कौन कौन कर रहा है इसका आंसर। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला यही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा। क्या है बोलो, QVB साइन थीटा। थीटा 60 डिग्री है क्या, थीटा 60 डिग्री है क्या, अरे हाँ या ना, थीटा 60 डिग्री है क्या, ऐसे कैसे पता चला सर थीटा 60 डिग्री है, जरा देख ले, थीटा ये रहा सर, नहीं देख लेते हैं एक बार यार, क्या पता कुछ और हो, क्या पता कुछ और हो, देखें जरा एक बार, देख लेते हैं। चलो क्या दिया है, अ प्रोटॉन इज फायर्ड विद अ स्पीड इतना एट एन एंगल 60 डिग्री टू द x एक्सिस। ओहो ये अपनी x एक्सिस है, और ये प्रोटॉन को डाला, ये एंगल अपने को 60 दिया है। चलो अच्छा ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का है बोलो y डायरेक्शन में। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी इधर है। ओ ये तो थीटा नहीं है, धोखा, ये थीटा नहीं है। कैसे नहीं है सर, अरे थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता था बाबू, याद करो। थीटा किसके बीच का एंगल होता था, अरे थीटा क्या ये वाला एंगल है, नहीं सर वो तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता था। अच्छा सर हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया, कर दिया, सवाल खिलवाड़ कर जाता है कभी कभी, है ना। थीटा अपना 30 डिग्री है, थीटा अपना 30 डिग्री है। जरा देखो जरा स्पीड की जगह कितना डालोगे, अब बोलो 2 × 10⁻⁶, पर ये तो चार्ज की जगह डाल दिया मैंने, अरे कोई बात नहीं, चार्ज भी तो डालना ही है। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, अरे प्रोटॉन भैया चार्ज तो बता देते, पता है हमें प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹। अरे सवाल में चाहिए या फिर पता होता है, पता होता है सर, ये तो हम जानते हैं, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। ये प्रोटॉन का चार्ज, ये स्पीड। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड पे, 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, 10⁻⁻1 लिखूंगा मैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री, जल्दी से बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, पक्का, हाँ सर पक्का ना, हाँ सर। ये 2 से 2 कट गया, अब बोलो अब बोलो अब बोलो 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 क्या आ गया,
1.6 आ रहा है, 1.6 आ रहा है, ये आगे 1.6 है ना। पावर देखो जरा, यहां से कितनी हुई, यहां से हो गई -20 और यहां से कितनी है 6, तो ये आ गया आपका 1.6 और -20 + 6, -20 + 6 कितना हुआ बोलो, -14 हुआ क्या? पक्का सही है क्या मेरी कैलकुलेशन? सही है क्या मेरी? यही आ रहा है ना क्या? देख ले जरा एक बार देख लेते। अरे भाई यही आ रहा है 1.603, 1.6 आ रहा है। अच्छा दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। अरे बाबू ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल एक जैसे से हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं आएगा भैया, एक ही आएगा इनमें से, ये डेसिमल वाला नहीं आएगा। इसको कुछ और बना दो पावर, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। या तो चार्ज देगा आपको प्रोटॉन का, वैसे ये वाला आंसर आप डाल दो, इनमें से कोई भी डाल देना बेटा। वैसे या तो अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा हो तो आप कर सकते हो, वैसे तो दोनों ऑप्शन इसने बिल्कुल बराबर बराबर दे दिए। इसको कुछ और बना लो, इसको बना लो 16। हाँ ठीक है, अब ये वाला मार्क करके आएंगे हम, ठीक है ना। वैसे ऐसा कभी नहीं आता, बिल्कुल डेसिमल डिजिट में नहीं पूछेगा आपसे। हाँ ठीक है, बाकी पूछ सकते हैं। हाँ ये दोनों ऑप्शन कुछ उसने ऐसे बना दिए उठपटांग से, कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर पहला आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में नहीं है। ये सवाल सिर्फ कहां खिलवाड़ कर रहा था आपके साथ, मुझे ये बताओ। ये सवाल सिर्फ आपके साथ कहां खिलवाड़ कर रहा था? ये सवाल खिलवाड़ कर रहा था एंगल पे, कि आप एंगल गलत ले लो और वो बड़ा खुश सवाल बनाने वाला है, जैसे वो जाल में फंसा देते हैं ना मछली को, वो वाला हाल करता आपका, ठीक है ना। अरे इस पे मत चले जाना भैया कि सर नहीं 1.6 होता है। अरे वो गलती से डाल दिया उसने ऑप्शन, टाइपिंग एरर है, यहाँ 16 डाल दो, मतलब आंसर अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है, यही आएगा, ठीक है ना। इतने नहीं लीचड़ है भैया नीट वाले की वो बिल्कुल ऐसे ऐसे पूछे क्वेश्चन, नहीं नहीं अभी वो लेवल नहीं आया है, ठीक है। चले आगे बढ़ो। इस सवाल का जवाब कौन करेगा? ये तो फॉर्मूला है सर, तो फॉर्मूला याद है क्या? ये तो फॉर्मूला है सर, अभी पढ़ाया था टाइम पीरियड का, हमने पढ़ा है। किसने पढ़ा है जल्दी से बताओ। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट मोशन इज, जल्दी से टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, क्या था बोलो सर? 2πm डिवाइडेड बाय QB। अरे यार यहां बस Q को E डालना है, यहां बस Q को E डालना है, कौन सा आंसर आ जाएगा? 2πm डिवाइडेड बाय BE। अरे इतना सिंपल सर, इतना सिंपल, ये तो बहुत इजी है सर, ये तो आ गया आंसर 3। चलो जी और आ जाओ, चलो अब थोड़ा सा मजेदार सवाल पे आ जाते हैं सर। अब तो अभी तक तो मजेदार सवाल दो, कोई बढ़िया सा सवाल दो। अब आते हैं 3-3 पार्टिकल वाला। चलो, इफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑन बीइंग accelerated by same potential difference enters perpendicular to the magnetic field, then the ratio of their kinetic energies is। okay, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना है। हम इस क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो भी निकालेंगे, तभी मजा आएगा, है ना। चलो काइनेटिक एनर्जी का तो निकालते हैं, एक्स्ट्रा करेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। चलो प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। सबसे पहले बात करें प्रोटॉन की, सबसे पहले बात करें, चर्चा करें प्रोटॉन की। क्या जानते हैं प्रोटॉन के बारे में? प्रोटॉन सर प्रोटॉन होता है भैया, इसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना। ये होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही प्रोटॉन का चार्ज होता है ना बेटा। हाइड्रोजन मान लो इसको, हाइड्रोजन भी तो बोल सकते हो इसको। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हटा दो, बस ये प्रोटॉन है ना। इलेक्ट्रॉन को हटा दो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हटा दो तो प्रोटॉन बन गया, ठीक है। चलो सर ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना। ये हो गया अपना प्रोटॉन, चलो प्रोटॉन आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें ड्यूट्रॉन क्या हो गया भैया? ड्यूट्रॉन का मतलब है दो प्रोटॉन, एक तरीके से हम दो प्रोटॉन को एक साथ ले रहे हैं तो हम उसको ड्यूट्रॉन बोल देते हैं। यही होता है क्या? सही है क्या? दो प्रोटॉन को ड्यूट्रॉन बोलते हैं क्या? सही जा रहा हूं मैं? अरे पढ़ा है केमिस्ट्री में ड्यूट्रॉन वर्ड सुना है? प्रोटॉन ड्यूट्रॉन नहीं पता सर, कुछ बता दो सर। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन में बड़े कंफ्यूज हैं सर। अरे यार प्रोटॉन ड्यूट्रॉन में कंफ्यूज तो नहीं हो तुम बेटा। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन दोनों का चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज प्रोटॉन वाला है, ये घबराओ मत, सिर्फ मास का फर्क है। ड्यूट्रॉन पे मास डबल होता है, चार्ज डबल नहीं होता। यानी कि अब आप बोलोगे अच्छा ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हो, ड्यूट्रॉन का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस है किसका? 1H2 का। बेसिकली अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आप कह सकते हो यहाँ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं तो मास डबल होता है। ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो आप ये कह सकते हो कि मास अगर मैं ध्यान से देखूं जो प्रोटॉन से इसका डबल है, बट चार्ज की बात नहीं कर सकता मैं। यहां अगर मास कह रहा हूं प्रोटॉन का तो MP है, चार्ज प्रोटॉन का मैंने बोल दिया E, चार्ज प्रोटॉन का बोल दिया मैंने E। ड्यूट्रॉन की बात करूं इसका जो मास है वो 2MP हो जाएगा, पर अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो अभी भी कितना रहेगा बोलो? E ही रहेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा बताओ सर। अल्फा पार्टिकल तो यार तुम लोग पढ़ते आ रहे हो यार केमिस्ट्री में, क्या बात कर रहे हो? तुमने नहीं पढ़ा अल्फा पार्टिकल? सोचो, पढ़ा है अल्फा पार्टिकल? सोचो अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर? ये न्यूक्लियस होता है हीलियम का। ये क्या होता है बोलो?
ये न्यूक्लियस होता है हीलियम का, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है हीलियम का। अच्छा, हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम क्या होता है? 2He4। क्या होता है बोलो? 2He4। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट 4 गुना है प्रोटॉन के। अरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर मान के चल रहे हैं हम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम मास के होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का पार्टिकल है, उसका मास तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, तो यहां जो मास हो गया 4 गुना हो गया। 4 गुना कैसे हो गया सर? इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। अरे ये देखो ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अच्छा जी, अब इसके चार्ज की बात करोगे तो चार्ज इस पे होगा 2 टाइम्स प्रोटॉन, प्रोटॉन से डबल, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है। तो आप देखो ध्यान से, यहां मास और चार्ज अगर आपको समझ में आ गए तो कहानी को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर यहीं अटक जाएंगे। पहले तो पार्टिकल्स की पहचान करनी बहुत जरूरी है। एक तरीके से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, ये 1s2 का न्यूक्लियस है ना, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया, पर चार्ज इतना ही है, इस पे चार्ज भी डबल हो गया। तो सबसे पहले वो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा? तो एक काम करते हैं, जरा सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं जो भी चार्ज है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आ जाओ प्रोटॉन के लिए। तो अगर आप प्रोटॉन महाशय के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? केपी लिख दूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ई इंटू वी। ठीक है ना। फिर आप बोलोगे ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालो सर। अब ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हुआ? अरे सर चार्ज तो ई है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अरे वी सबके लिए सेम है ना, दिया है ना क्वेश्चन में, सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। फिर आप बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल को भी डिस्कस कर ही लो, लगे हाथ। मैंने कहा ले लो, अल्फा पार्टिकल को भी ले लो। इसकी जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी इसका चार्ज। इसका चार्ज कितना है? 2e, और इस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? v। हाँ, इनका ईवी ईवी, इसका 2ev, इसकी डबल है। अरे तो रेशियो तो देख के पता चल रहा है सर, 1:1:2 अपना आंसर आएगा। आया समझ में? तो ये जो आया है ये रेशियो काइनेटिक एनर्जी का आया है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा 1:1:2। ठीक है ना। अब खाली इसी पे कोई चर्चा करें, जब इतना पढ़ ही चुके हैं तो हम क्यों ना इनके रेडियस पे भी चर्चा कर ले। अब रेडियस पे भी चर्चा कर सकते हो सर? बिल्कुल रेडियस पे चर्चा कर सकते हैं। क्या चर्चा करेंगे रेडियस पे? चलो हाँ रेडियस पे आओ सर। रेडियस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पहले तो तुम मुझे ये बताओ, रेडियस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? बड़े सारे पढ़ा दिए थे सर आपने, आप तो तेरे सारे फॉर्मूले पढ़ा देते हो फिर हमें कंफ्यूज करते हो। भैया क्या पता है तुम्हें? ध्यान से देखो, रेडियस का कौन सा फॉर्मूला चाहिए तुम लोगों को? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल में से कोई भी एक लगा दो, चल जाएगा। वैसे तो सीधा पोटेंशियल वाला, काइनेटिक पोटेंशियल वाला लगाओ। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 2 टाइम्स मास इंटू क्या पढ़ा था बोलो? 2 टाइम्स मास इंटू क्या पढ़ा था? याद करो, चार्ज, है ना। और क्या पढ़ा था अगर आप ध्यान से देखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस, यही पढ़ा था ना। डिवाइडेड बाय क्या पढ़ा था हम लोगों ने? चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो, उसको थोड़ा सा आप और शॉर्ट कर सकते हो, आप ऊपर वाले चार्ज को हटा सकते हो, यानी कि यहां से 2mv0 डिवाइडेड बाय √q इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख सकते हो। ये बढ़िया हो गया, है ना। अब एक एक करके चर्चा करो, एक एक करके। सबसे पहले नंबर लगाओ प्रोटॉन भैया का। चलो प्रोटॉन भैया आ जाओ सामने निकल के। प्रोटॉन भैया के लिए क्या होगा? रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? चलो बोलो, प्रोटॉन के लिए रेडियस कितना होगा? बोलो 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 बोलो। अरे सर 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और पोटेंशियल तो हमारा v0 ही है, डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें रूट ऑफ चार्ज प्रोटॉन का हमें पता है कितना होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना लेके चलोगे भाई? ई लेके चलोगे ना, जो भी बोल रहे थे। अरे ई लेके चलोगे ना। और बोलो और बोलो और बोलो, और क्या रखेंगे नीचे बोलो? और मैग्नेटिक फील्ड तो सर बी है ना। तो बेसिकली यहाँ जो चीजें हैं वो हमें मास और चार्ज को ही देखना है, बाकी चीजें तो 2v0 भी सभी के लिए सेम है। अगला आ जाओ। चलो अब आप बात करो ड्यूट्रॉन के लिए। चलो ड्यूट्रॉन के लिए कुछ फर्क पड़ता है क्या? रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां से लिखोगे 2 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास फर्क है भैया, प्रोटॉन से डबल है। ड्यूट्रॉन का मास कितना आ जाएगा? ओ हाँ सर, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, और v0 है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ई है, और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। नजर आ रहा है कुछ कुछ? हाँ सर नजर तो आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक √2 को आप हटा सकते हो यहां से, तो ये √2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। देखो ध्यान से, अरे यहां से एक √2 बाहर ले लो तो ये √2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, आ जाएगा ना। ओके, अब अगला अगर हम ध्यान से देखें, अल्फा पार्टिकल को भी देखो ना सर। अल्फा पार्टिकल को क्यों छोड़ें, इसको भी देख लेते हैं। यहां लिख दूं
रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो चलो 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 जल्दी से, रूट ऑफ 2 टाइम्स मास, 4 टाइम्स है सर, मास अपना 4 टाइम्स है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सर वी नॉट ही है, और सर चार्ज, सर इसका जो चार्ज है ना, इसको भी जरा ध्यान से देख लेना, इसका जो चार्ज है वो भी 2 टाइम्स है, यानी कि यहां से √2e हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो नीचे मैग्नेटिक फील्ड B है, चलो देखो ध्यान से, सर आप कहोगे सर यहां से इस 4 को रूट से बाहर लिया हो तो एक 2 आ जाएगा, अरे देखो ध्यान से, बाकी सब वैसे ही रहने दो, 2mPV0 बिल्कुल ऐसे रहने दो, 2m और ये P मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के लिए मैं MP लिख देता हूं, तो सर यहाँ अरे यहाँ लिखा तो था 2mPV0, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, 2mPV0 ऐसे ही रहने दो, 4 को बाहर लिया रूट से तो 2 आ जाएगा, और नीचे एक √2 और है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसको भी √2 टाइम्स क्या लिख सकते हो, जो आपका ये आया था, यानी कि प्रोटॉन वाला, अगर आप ध्यान से देखो, आया समझ में अच्छी तरीके से, ओ ये आ गया अपना, हाँ भैया ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपका रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये आया है, ड्यूट्रॉन का रेडियस अगर आप ध्यान से देखोगे √2 टाइम्स RP आया है, उसी तरीके से आप अल्फा पार्टिकल की अगर चर्चा करोगे तो ये भी √2 टाइम्स RP आया है, ये भी √2 टाइम्स RP आया है। तो इस तरीके से सवाल आप लिख सकते हो, अगर आप यहां से रेशियो लेने लग जाओ, आपको सर एक बार रेडियस का रेशियो बताना क्या आएगा, तो आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर RP रेशियो √2 RP रेशियो √2 RP, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो 1 रेशियो √2 रेशियो √2, ये हमारा रेशियो आ जाएगा रेडियस का, अगर सवाल आ जाए तो। तैयारी तो रखनी चाहिए ना भाई, सवाल तो आ सकता है ना, हाँ सर, क्या क्या आप लोगों को अब कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाए, आप कर सकते हो, सोचो क्या सवाल अब बन जाएगा इस तरीके से, भैया रेडियस का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, जो भी पूछे तसल्ली से उनके मास चार्ज वगैरह लिख लो एक जगह पे, अगर आपने ये लिख लिया तो बढ़िया एकदम, फिर सब कुछ होता चला जाएगा, फिर अपने आप धीरे 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 होता जाएगा। अच्छे से देखो फॉर्मूले को मैं एक बार यहां दोबारा दिखा देता हूं, मैंने √2m ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, इसको Q × V0 लिखा था, ऊपर से एक √Q था, नीचे Q था, तो मैंने √Q नीचे कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए बराबर है, पोटेंशियल सभी के लिए बराबर है ना, 2 का फैक्टर सभी के लिए बराबर है, इसलिए पहले मैंने सबसे पहले प्रोटॉन को ले लिया, सबसे हल्का, सबसे कम मास, सबसे कम चार्ज, इसको ले लिया यहां से, ये आ गया, इसी को फिर मैंने कंपेयर किया ड्यूट्रॉन से, फिर इसी को मैंने कंपेयर किया किससे, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल का मास भी डबल, मास 4 टाइम्स होता है, और चार्ज कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, तो आप देख सकते हो यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो, ये सवाल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलो हेलिकल मोशन ऑफ चार्जेस, ये क्या भैया हेलिकल मोशन है ना, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है सर, हेलिकल का मतलब होता है स्प्रिंग जैसा मोशन, पर ये कब होता है हमें ये देखना है ना। अभी तक आप देख रहे थे जब हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर देते थे, जब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर देते थे तो पाथ होता था एकदम गोल गोल सर्कल, कैसा पाथ होता था, सर्कुलर, जो भी पढ़ रहे हैं रेडियस वगैरह भी निकाल रहे हैं तो पाथ होता था अपना सर्कुलर, पर अगर कुछ एंगल हुआ तो, यानी कि मान लो कुछ इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, और चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे मूव कर रहा है, यानी कि ये अपना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसकी जो वेलोसिटी है ये कुछ ऐसी है, इसकी जो वेलोसिटी है कुछ ऐसी है। अब इसका कुछ एंगल है ना, अब इसका कुछ एंगल हम लोगों को दिया है, बट अगर आप इसका एंगल देख रहे हो तो आपको ये वाला लेना है, ये वाला नहीं, या फिर ये वाला लेना है, ये वाला नहीं, कौन सा एंगल चाहिए हमें, हमें वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से चाहिए। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, सर इस बार गलती नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, वेलोसिटी इधर है, अरे सर ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाले की जरूरत नहीं है, ये वाला एंगल चाहिए अपने को, ये एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हुआ। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना, v cos थीटा, इसको याद रखना, आप इसको क्या बोल सकते हो, v पैरेलल, है ना, ये जो मैं बना रहा हूं ना इसका मतलब है v पैरेलल, इसको मैं ऐसे रीड करता हूं v पैरेलल, v पैरेलल का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, v पैरेलल, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा ऐसे ही, अरे सर v परपेंडिकुलर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो v sin थीटा, ये कितना हो जाएगा अपना, बोलो v sin थीटा, है ना, इसको क्या लिख सकते हो, v sin थीटा। ओ अच्छा ठीक है, v cos थीटा v sin थीटा, बहुत बढ़िया, पर इनका रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है कि v cos थीटा v sin थीटा रट लिया, मान लो ये वाला एंगल थीटा दिया होता
तो फिर ये वाला वी साइन थीटा हो जाता, ऊपर वाला वी कॉस थीटा हो जाता। फिर हमें कौन सा ध्यान देखना पड़ता, अरे हाँ वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल बदल गया, तो जरूरी नहीं है यहां वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल। अगर आप ध्यान से देखो, इतना याद रखना, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर एंगल थीटा है तो वी पैरेलल वी कॉस थीटा और वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा होता है। तो याद रखो थीटा क्या दिया है, थीटा किसके बीच का एंगल दिया है, पहले ये देखो, ठीक है ना। हमेशा आप वेलोसिटी के कंपोनेंट लो, जो अलोंग जा रहा है उसको आप क्या ले लो, जो भी आप इसका अलोंग जा रहा है इसको वी पैरेलल कह लो, इसको वी परपेंडिकुलर कह दो। अब यहां से सर इसका मोशन होगा कैसे, ये पार्टिकल जाएगा कैसे, हमें ये समझाओ। देखो जो वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट है ये तो फोर्स फील ही नहीं करता, हमने पहले ही सीखा था ना। अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की पैरेलल हो जाए, मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इससे बचना चाहता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे चल पड़ता हूं, या मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाता हूं तो मुझ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि ये वेलोसिटी कोई फोर्स फील नहीं करता, जो फोर्स लगेगा वो इस वेलोसिटी से लगेगा, है ना, परपेंडिकुलर वाले से लगेगा। फिर आप कहोगे अच्छा, यानी कि आप सर्कल में घूमोगे, कैसे सर्कल में घूमोगे, आपको कैसे घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे सर्कल में। यानी कि ध्यान से देखना बेटा, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा था, ऐसे, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी बी, ये चार्ज पार्टिकल था वी वेलोसिटी से, ये वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, ये वी साइन थीटा आपको फोर्स देगा। ये फोर्स कैसे देगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा। कैसे कैसे घुमाना चाहिए इसको, ऐसे ऐसे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हो, आप करके देखो, आप कहोगे अच्छा ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता था, ये मेरी वेलोसिटी होती थी, तो फोर्स इधर लगेगा, यानी कि फोर्स इधर लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे लगता रहेगा, यानी कि फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आसपास ऐसे सर्कल बनाएगा, ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, है ना। ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी तरफ है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ऐसे सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो आप यहां फोर्स देखोगे वो इनटू द पेज आएगा, पर वो डायरेक्शन बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। पहले इनटू द पेज लग रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे, पहले इधर लग रहा था, फिर ऐसे 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 करते हुए अपनी डायरेक्शन को वो बदलता रहेगा। यानी कि आप बोलोगे कि सर इसको ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, पर ये वाली वेलोसिटी भी है, यानी कि अब जो मोशन होगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये इस तरीके से हेलिकल पाथ लेगा, ये इस तरीके से क्या घूमेगा, हेलिकल पाथ लेगा। इसको आप हेलिकल पाथ कहें, समझ लो अच्छी तरीके से। इसका जो पाथ होगा हेलिकल पाथ होगा, ये इस तरीके से सर्कल में घूमेगा, इस तरीके से सर्कल में घूमेगा। तो यानी कि सर्कुलर मोशन भी है और आगे की तरफ मोशन भी है, सर्कुलर भी है और आगे की तरफ भी है। तो यहां से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट्स का, मतलब यहां से भी ले सकता हूं, इधर से इधर का भी ले सकता हूं, मतलब अपर साइड से यहां से ले लेता हूं ना भाई। सर्कल में यहां से चालू करते थे, फिर यहां वापस आते थे, बट अब आप यहां से चालू कर रहे हो, वापस यहां नहीं आ रहे हो, यहां से चालू कर रहे हो और कहीं आगे जाके पहुंच रहे हो, क्योंकि आप घूम भी रहे हो और आगे भी जा रहे हो। यानी कि जितना डिस्टेंस आप अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहे हो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पिच। पिच का मतलब है जितना डिस्टेंस आप अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, पिच किसकी डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जितना डिस्टेंस आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे, इन वन साइकिल, इन वन रेवोल्यूशन, या फिर इन वन टाइम पीरियड, लिख दो यहां। तो आपको मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, पिच को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिस्टेंस कवर, है ना। पिच को मैं यहां लिख देता हूं कुछ कुछ, ये मैं लिख देता हूं आपका, जो भी आप डिस्टेंस कवर करोगे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख लेना चाहिए, आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन और वन टाइम पीरियड, है ना, इन वन टाइम पीरियड, कैपिटल टी, ठीक है ना। और ये किससे जा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो। आप देख सकते हो वी कॉस थीटा बदलेगा नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। यानी कि आप सर्कल में भी घूम रहे हो, आगे भी जा रहे हो। ऐसे पाथ को आप बोलते हो स्प्रिंग जैसा, जो दिख रहा है ना आपको स्प्रिंग जैसा पाथ, ऐसे पाथ को आप हेलिकल कहते हो, ऐसे मोशन को आप बोलते हो हेलिकल मोशन या हेलिकल पाथ कहते हो, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, जो अभी पहले पढ़ते थे आप पढ़ते थे mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, ये फॉर्मूला पढ़ते थे, mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, ये फॉर्मूला आप पढ़ते थे रेडियस का फॉर्मूला। आप बोलोगे सर फॉर्मूला वही रहेगा क्या,
बस इतना ये फर्क पड़ेगा, यहाँ एमवी की जगह आप लिख लोगे एमवी परपेंडिकुलर। हमें वो कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि यहां से आ जाएगा एमवी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। ठीक है ना। टाइम पीरियड वेलोसिटी पहले पे भी डिपेंड नहीं करता था, अब भी नहीं करेगा। याद है आपको टाइम पीरियड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते। तो टाइम पीरियड अभी भी वही आएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। पर ये फर्क पड़ा कि पहले एक टाइम पीरियड में आप घूम के फिर यहां आते, बट अब एक टाइम पीरियड में आप घूम के थोड़ा आगे पहुंच जाओगे, है ना। यहां से शुरू करोगे और यहां खत्म करोगे। पहले यहां से शुरू करते थे और घूम फिर के यहीं आते थे। और कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे? एक पिच कवर करोगे एक टाइम पीरियड में। ठीक है। फिर आप कहोगे सर पिच निकाल दो। अब एक काम करो, एक पिच निकाल दो। तो पिच निकालने का तरीका क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप पिच निकाल रहे हो तो पिच का तरीका है जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक टाइम पीरियड में, किस स्पीड से कवर कर रहे हो? v cos थीटा से। तो यानी कि आप यहां से लिख सकते हो v पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, यानी आप लिख सकते हो v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यूबी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पिच का। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? पिच का। ठीक है, समझ में आ रहा है? पिच इस वाले कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। सवाल में या तो आपको ऐसे दे दे, सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड दे दे 10 टेस्ला, ये आपको वेलोसिटी दे दे 20 मीटर पर सेकेंड, दे दी, है ना, और आपको ये एंगल दे दे मान लो 30 डिग्री। तो लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। यहां आप बोल दोगे सर v पैरेलल हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री और v परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 साइन 30 डिग्री। फिर हम सब कुछ निकाल लेंगे जो भी हमसे सवाल में पूछा है। पर सवाल अगर ऐसे ना आके कभी कभी ऐसे दे देता है, सवाल थोड़ा घुमा के देता है। आपको सवाल में ऐसे दे देता है वेलोसिटी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, और आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा 5j कैप। अब आप सोचो अब क्या करोगे? अब आप लोगों को यहां से v पैरेलल v परपेंडिकुलर थीटा की टर्म में नहीं चाहिए। यहां आप देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड j डायरेक्शन में है, वेलोसिटी j में भी है और i में भी है। तो इसमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो j डायरेक्शन में है वो है 3, यानी कि यहां से आप बोलोगे अच्छा v पैरेलल का मतलब है जो j डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, यानी v पैरेलल को आप 3 मीटर पर सेकंड कहोगे और v परपेंडिकुलर को आप 2 मीटर पर सेकंड कहोगे। मतलब यहां cos थीटा sin थीटा लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप इस सवाल में डाल दोगे, है ना, mv परपेंडिकुलर बाय क्यूबी, मतलब इसकी जरूरत यहां नहीं पड़ेगी। और यहां भी v पैरेलल की जगह आप क्या डाल दोगे? इसकी वैल्यू इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहेगा, कितना? 2 पाई एम बाय क्यूबी। तो आप देख सकते हो सवाल कहीं से भी घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है, हेलिकल मोशन से भी आ सकता है सवाल। बट आपको ये दो इंपॉर्टेंट तरीके बता दिए मैंने। ऐसे भी सवाल आ सकता है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। आपको तैयार रहना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोरेंस फोर्स पे कि लोरेंस फोर्स क्या होता है। अब लोरेंस फोर्स तब आता है जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर हमला बोलती है। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, मैग्नेट में भी हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर आप बोलोगे सर अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, है ना, मेरे करण अर्जुन आ गए, है ना, तो करण अर्जुन एक साथ आ जाए, इलेक्ट्रिक भी आ जाए मैग्नेटिक भी आ जाए, फिर क्या होगा भाई? फिर तो दिक्कत हो जाएगी सर, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी दोनों फोर्सेस लगेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर सकता है जो मैग्नेट नहीं कर सकता है। सोचो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्शन भी बदल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आपकी स्पीड भी बढ़ा सकता है या घटा सकता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षमता है वो आपकी स्पीड को बढ़ा घटा दोनों सकता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करा सकती है, और कोई मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पे ला सकती है। सोचो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी क्षमता है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? वो सिर्फ तभी फोर्स लगाती है जब आपके पास चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, और उसमें भी उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल हुआ तो कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एनर्जी बढ़ा नहीं सकती, मैंने आपको पहले बताया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। अब लोरेंस फोर्स का मतलब है दोनों एक साथ लगे तो टोटल फोर्स को आप लोरेंस फोर्स का नाम दिया करते हो। लोरेंस फोर्स का मतलब है कि सिस्टम में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो जाए, है ना, सिस्टम में मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी, और हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स भी मिले यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से भी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड
दोनों आ जाए, दोनों एक साथ आके आपसे टक्कर मारे तो क्या होगा वो हमें यहां सीखना है। वो अंजाम क्या होगा वो हमें यहां सीखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी। तो आप बोलोगे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो गया और अपना यहां मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया। आप चाहो तो यहां से Q को कॉमन ले लो और यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा E प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है ना। सो ये मेरा जो टोटल फोर्स है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स भी, ये दोनों फोर्स एक साथ लग सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो इससे आता है वो आप लोगों को याद रखना है, वो आता है वेलोसिटी सेलेक्टर से। किससे आता है बोलो, वो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो आता है वेलोसिटी सेलेक्टर से। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या चीज है ये हम एक बार डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, आप एक काम करो, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहां कुछ चार्ज प्लेट ले ली, मान लो ये मेरी कुछ चार्ज प्लेट है और यहां मेरा कुछ चार्ज है कितना, पॉजिटिव। यहां मैंने कुछ चार्ज रख दिया कितना बोलो, पॉजिटिव, और यहां कुछ चार्ज रख दिया मैंने नेगेटिव, ठीक है ना। यहां मैंने क्या चार्ज रख दिया बोलो, नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, सोचो यहां मेरा कोई चार्ज पड़ा है Q, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगी। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो आप बोलोगे यस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, Q इंटू ई। कितना फोर्स लगाएगी नीचे, Q इंटू ई। तो ये चार्ज पार्टिकल नीचे जाने लगेगा। मान लो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मानो मैंने चार्ज पार्टिकल को एक स्पीड दे रखी थी, ऐसे v वेलोसिटी दे रखी थी, है ना। मैंने इसको क्या दे रखी थी, v वेलोसिटी दे रखी थी। तो ये चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा था, सीधा आ रहा था, तो फोर्स लगेगा नीचे चला जाएगा। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, टिनिंग 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 ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो नीचे फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा, ऐसे ही तो चला जाएगा। ये रहा चार्ज पार्टिकल, फोर्स लगेगा तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे में अगर मैं चाहता हूं ये नीचे ना जाए, ये सीधा निकल जाए, मैं क्या चाहता हूं ये नीचे ना जाए, ये सीधा निकल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर सकता हूं। एकदम से हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी। इससे क्या होगा, अच्छा इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, हाँ ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। जल्दी से बताओ जरा कमेंट्स में मुझे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहां, नीचे या ऊपर। सर आप चालाक हो, आपको इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, जानबूझ के आपने मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज दी है ताकि मैग्नेटिक फोर्स कहां लगे बोलो, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर चार्ज पार्टिकल के सॉरी लेफ्ट हैंड यूज करना है, चार्ज पार्टिकल पे अगर आप ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा। लेफ्ट हैंड से करना भैया, मेरी तरह राइट हैंड से मत करना, लेफ्ट हैंड से करना। देखो मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं तो फोर्स कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, QVB, क्योंकि परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वो ऊपर की तरफ लगेगा। यानी कि ऊपर लगा मैग्नेटिक फोर्स QVB, नीचे लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा हुआ तो ये नीचे जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा हुआ तो ये कहां जाएगा, सीधा जाते जाते सीधा जाते जाते नीचे चला जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हुआ तो ये कहां जाएगा, सीधा जाते 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 ऊपर चला जाएगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो ये कैसा जाएगा, सीधा। अगर दोनों बराबर हो गए तो ये कैसा जाएगा, सीधा। यानी कि आप लिख सकते हो, अगर हमारा QE बड़ा हो गया, अगर हमारा QE बड़ा हो गया QVB से, अगर QE बड़ा हो गया QVB से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा हो गया, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये कैसे चला जाएगा, ये चला जाएगा डाउन। यानी कि डाउन जाने की कंडीशन क्या है, डाउन जाने की कंडीशन है, आप Q से Q को कैंसिल कर दो, यहां से आप लिख सकते हो अगर V लेस देन हो जाए E/B के, यानी कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से छोटी हो जाए तो ये नीचे चला जाएगा। देख सकते हो आप, है ना। तो इसमें आपका पार्टिकल कैसा चला जाएगा, डाउन। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, अगर आपकी QE लेस देन है QVB से, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में ये चला जाएगा कहां, आप, यानी कि अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, आप यहां से लिख सकते हो जो आपकी वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन हो जाए, आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाए, ग्रेटर देन E/B हो जाए। अगर आपकी स्पीड E/B रेशियो से बड़ी हो जाए तो ये कहां चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ऊपर की तरफ। और थर्ड कंडीशन अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये बराबर हो जाए, मैं सिर्फ यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए मैग्नीट्यूड,
तो क्या मतलब हुआ, यहां से जो आपकी वेलोसिटी है वो E बाई बी के बराबर हो जाए, तो ऐसे में नो फोर्स, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन, ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे सर ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, पर इसको इस्तेमाल क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या हुआ इसमें। वेलोसिटी सिलेक्टर ये हुआ, आपने यहां बहुत सारे पार्टिकल्स फेंके, सभी की स्पीड अलग अलग है। अरे कोई जा रहा है 10⁵ से, कोई जा रहा है 10⁶ मीटर पर सेकंड से, कोई जा रहा है 10⁴ मीटर पर सेकंड से, है ना, अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स फेंके, सभी की स्पीड कैसी है, अलग अलग। सारे पार्टिकल्स की स्पीड कैसी है, अलग अलग है। चार्ज सबका अलग है, स्पीड अलग है, जो मर्जी ले लो, चार्ज से भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला भैया सभी की स्पीड अलग अलग है, कोई प्रोटॉन है, कोई अल्फा पार्टिकल है। मेरा मन करा मैं सिर्फ उन स्पीड वाले पार्टिकल को लूं जिनकी स्पीड मान लो 10⁴ है, मेरा मन करा। आपने कहा सर वो वाले पार्टिकल्स निकाल दो जो 10⁴ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स मुझे दे दो। अब चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कोई भी पार्टिकल हो, गामा नहीं, चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतनी स्पीड वाले पार्टिकल चाहिए। आपने तो सारे स्पीड वाले पार्टिकल दे दिए मुझे, है ना, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक काम करो, मैं कहूंगा आप अपनी जो आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाली डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लेता तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज लेता, ठीक है ना। तो एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डालो इस तरीके से जहां उसका रेशियो 10⁴ हो जाए, यानी कि आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर 10⁴ सेट कर दोगे, तो जो पार्टिकल्स इस स्पीड से मूव करेंगे 10⁴ मीटर पर सेकंड से, वो सीधे निकल जाएंगे और वो मुझे सामने मिल जाएंगे। यही वेलोसिटी सिलेक्टर का काम होता है, ठीक है ना। अरे यार बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं अलग अलग स्पीड से, अब फिल्टर कैसे करोगे, है ना, चाय पत्ती तो है नहीं छान लोगे, ठीक है ना, पार्टिकल है भाई, एक एक को पकड़ने तो जाओगे नहीं, अरे तू इधर आ, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लोगे, ऐसे चूज करोगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों फोर्सेस अपोजिट लगे, और दोनों फोर्सेस जब अपोजिट लगे तो एक दूसरे को काट दे। वो कब होगा, जो आप वेलोसिटी चाहते हो उसी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चूज कर लो। जो आप वेलोसिटी चाहते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वो चूज कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपकी वेलोसिटी सिलेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गया क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, मुझे लगता है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बट इतना याद रखना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं। मान लो आपसे वेक्टर में पूछ ले तो, बट इतना ध्यान रखना अगर वेक्टर्स में पूछे तो आप ये याद रखना, फिर आप यहां से लिखोगे QE प्लस QV क्रॉस B, ये 0 होना चाहिए। ये अगर आप 0 डाल रहे हो तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी, -V क्रॉस B के, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, वेक्टर्स में लिख रहे हो तो ये लिखना, अगर वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हो तो ये लिखना, अदरवाइज अगर आप सिंपल इक्वेशन लिख रहे हो तो V = E by B या फिर E = VB लिख सकते हो। ये आप याद रख सकते हो अच्छी तरीके से, ये लॉरेंस फोर्स की कंडीशन हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये बहुत इजी सवाल है, अब आप इसका आंसर मुझे कर ही दो यार, अब तो ये बहुत इजी सवाल है, अब इसका जवाब आप लोग दे दो भाई। अब तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका जवाब चाहिए मुझे। अ मूविंग चार्ज विल गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ, काइनेटिक एनर्जी किससे आ सकती है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आ सकती है, क्या वो मैग्नेटिक से आ सकती है, क्या दोनों दे सकते हैं, क्या नन ऑफ दीज, जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या स्पीड बढ़ सकती है, क्या मैंने ऐसे पढ़ाया था, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, सिंपल। आगे बढ़ो, चलो आगे देखो इसमें क्या कह रहा है। अब उसने बोला, अगर हम ध्यान से देखें यहां क्वेश्चन आ गया, टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 10 एम्पेयर इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स इतना, इफ बोथ करंट्स आर डबल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी। अब ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम, यहां तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां हमें एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, और वो नई चीज क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो हमें सीखना पड़ेगा, उसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, कुछ है क्या, कोई डेरिवेशन है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या जो हमें इसमें सीखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, यहां फोर्स ऑन अ कंडक्टर की बात कर रहा है, यहां किसकी बात कर रहा है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर की बात कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा है।
जैसे अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव कराते थे तो भी करंट बढ़ता था, तो भी क्या बनता था, करंट। तब आप फॉर्मूला क्या यूज करते थे, तब आप फॉर्मूला यूज करते थे F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तब आप फॉर्मूला क्या यूज करते थे, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। पर अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, यहां फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, यहां फॉर्मूला हमारा बन जाता है आई एल क्रॉस बी। यहां जो फॉर्मूला बन जाता है आई एल क्रॉस बी। आप कहोगे सर एल क्रॉस बी क्या है, मान लो ये कंडक्टर है और इसमें करंट इधर जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, इधर, और इसकी जो लेंथ है वो मेरी एल है, तो करंट की डायरेक्शन में हम एल वेक्टर कह देंगे, इसको लेंथ वेक्टर कह देंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट बी से ले लेंगे, तो हमें यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यानी कि जैसे यहां फॉर्मूला होता था क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आई एल बी साइन थीटा, सेम उसी तरीके से। फिर आप बोलोगे अच्छा यहां भी सेम ही चीज है, सेम मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन सर यहां भी वैसी रहेगी जैसे पहले होती थी। बिल्कुल भैया, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आप मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा आई एल बी, या फिर मैं इसको याद रखता था बिल से, है ना, बिल आ गया, बिल, ठीक है ना, बी आई एल, बिल, ठीक है ना। अब तो आप आईबीएल याद रख सकते हो, आईपीएल तो सभी को याद होगा, अब आईबीएल याद रख सकते हो, या बीआईएल बिल याद रख सकते हो। ये मैक्सिमम फोर्स है। और अगर आपका ये कब आएगा, जब थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स। और अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो गए, पैरेलल या एंटी पैरेलल 0 डिग्री या 180 डिग्री जैसे हमने उसमें भी किया था, तो फोर्स आपका आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब जब सवाल की बात करें कि सर अब ये सवाल पे भी करा दो जरा, ये सवाल कैसे करेंगे, यहां तो आपके कंडक्टर्स आ गए, पहले हम चार्ज पार्टिकल की बात करते तब तो पूरा कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अब क्या करेंगे। तो ऐसे केस में अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें, यहां 2 वायर्स हैं, बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझेंगे। यहां पे 2 वायर्स हैं, 2 वायर मैंने ले ली, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे, देखो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सब कुछ समझाता जाऊंगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला बताऊं, सॉल्व करने के लिए आपको होमवर्क में दूं, पर याद रखना कि ऐसे ही ये चीज एग्जाम में भी आएगी। अगर 2 तारे हैं, बिजली की 2 तारे हैं, ठीक है ना, ये मेरे हाथों को बिजली की 2 तारे मान लो, है ना, करंट आने वाला है इसमें, मैं तैयार हो जाता हूं, ठीक है ना। ये मेरे दोनों हाथ बिजली की तारे हैं, ठीक है ना। अब याद रखना भैया, क्रिकेट तो सब देखते हो, क्रिकेट देखा है ना, छक्का कैसे कहता है अंपायर, ऐसे ही करता है ना। तो ये देखो मेरी उंगलियां दोनों ऊपर है ना। अगर मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं तो ये मेरे हाथ दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये हाथ हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे। यानी कि अगर वायर में करंट पैरेलल है, अगर दोनों वायर में करंट पैरेलल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, हमेशा याद रखना। करंट पैरेलल तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट। अगर दोनों करंट नीचे भी होते तो भी ये क्या करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट। ऊपर होंगे तो भी अट्रैक्ट, नीचे होंगे तो भी अट्रैक्ट। 2 वायर जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर 2 वायर जिनमें करंट अपोजिट है, एक में ऐसे हुआ एक में ऐसे हुआ, तो ये रिपेल करेंगे, अपने आप ऐसे हो जाएंगी। 2 वायर जिसमें करंट अपोजिट है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल्शन। मान लो ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएंगी, अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएंगी। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है, एक में करंट ऊपर जा रहा था एक में करंट नीचे जा रहा था, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगी, है ना। एक में ऊपर जा रहा था एक में नीचे जा रहा था, फिर रिपेल करेंगी, ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगी। तो अगर आपका करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा बोलो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कहेंगी, ये इसको कहेगी अरे भाई क्या हालचाल, बिल्कुल तू तो मेरी तरह ही है ना, तेरी तो मेरी जैसी लाइफ है भाई, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, चल पास आ जा। अगर नीचे करंट जा रहा होगा दोनों में तो भी ये पास आ जाएंगे, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है म्यू नॉट, ये इनफाइनाइट वायर ले रहा हूं मैं भी, ये दोनों वायर मैंने कैसे ले ली, भी मान लो इनफाइनाइट ले ली, है ना, इनफाइनाइट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1, मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, तो आप लिखोगे I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, ठीक है ना, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पर इस केस में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है, तो ये फोर्स कैसा है बोलो, अट्रैक्टिव। अगर मैं ध्यान से देखूं करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा, रिपल्सिव। पर दोनों वायर पे यही फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फोर्स कब होगा, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव कब होगा, ये अट्रैक्टिव कब होगा, अगर
करंट कैसा है, सेम डायरेक्शन में। अगर आपके करंट कैसे हैं दोनों में, बोलो सेम डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ये फोर्स रिपल्सिव कैसे कब होगा, बोलो अगर आपका जो करंट है वो कैसा है, बोलो अपोजिट डायरेक्शन में। करंट अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव हो। तो देखा जाए जो भी आपका फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आपको ये याद रखना है, ये एकदम बिल्कुल आपके एकदम याद होना चाहिए। मान लो अगर फोर्स निकालने के लिए कह दे, फिर आपको एक वायर इन्फिनाइट देगा, एक सेमी इन्फिनाइट देगा, कुछ इस तरीके से देगा, उसमें बस आपको लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो बेटा ये इनफाइनाइट है और इसकी लेंथ आपको दी है, तो उस केस में आपसे क्या बोलेगा, उसमें सिर्फ आपको क्या कहेगा, भैया जिसकी लेंथ दी है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आंसर आ जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने दोनों इनफाइनाइट लिए तो ये फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर एक फाइनाइट हो एक सेमी इनफाइनाइट हो या फिर दूसरे की लेंथ दी हो, तो भी फोर्स रहेगा सेम ही, फोर्स का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही रहेगा। पर फर्क इतना आ जाएगा, वहां वो वाली लेंथ मल्टीप्लाई करोगे जो सवाल में दी है, जो सवाल में लेंथ दी है वही मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला यही रहेगा। जैसे आप कहोगे सर दोनों इनफाइनाइट होनी जरूरी है, नहीं, एक इनफाइनाइट होनी जरूरी है, दूसरे की लेंथ छोटी हो सकती है, तो उस केस में ये जो लेंथ होगी वो छोटे वाले की लेंथ है जो आप मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया है ना, लेंथ यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है, रिपीट करो सर। अट्रैक्टिव अब जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो, अट्रैक्टिव तब जब दोनों करंट या तो ऊपर हो या नीचे हो। अरे दोनों करंट सामने जा रहे हैं तो भी अट्रैक्टिव, दोनों करंट यहां जा रहे हैं तो भी अट्रैक्टिव, ठीक है ना। बट अगर ऐसे ऐसे है तो ये वाला स्टेप तो याद कर ही सकते हो, जब ऐसे ऐसे है तो भी ऐसे, तो भी रिपल्शन है ना। दोनों वायर में करंट अलग अलग जा रहा है तो ये रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी, ठीक है ना। इस पे वायर पे फोर्स इधर, इस पे इधर। मान लो अगर ये दोनों वायर ऐसे होती, एक पे करंट ऐसे होता है, एक पे ऐसे होता, तो इस पे फोर्स यहां लगता, इस पे फोर्स यहां लगता, ये रिपेल करते, फॉर्मूला सेम रहता। अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अब देखो ये डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे, टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स बोथ कैरिंग करंट 10 एम्पीयर इन सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्ट करेंगी। वो कितने फोर्स से कर रही है, इतने से। कितने फोर्स से कर रही है, इतने से। बोथ द करंट्स आर डबल, दोनों करंट को डबल कर दो, इसको भी डबल इसको भी डबल, तो फोर्स कितना हो जाएगा। क्या पेन उठाने की जरूरत है निकालने के लिए? अरे सर ये करंट भी डबल, ये करंट भी डबल, तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा अपना, 4 गुना। बताओ ये बिना पेन उठाए हो सकता है क्या? मुश्किल लग रहा है? देखो आसान बनाना पड़ेगा हमें सवाल को, तभी जल्दी जल्दी होंगे। ये सवाल कितना आसान है बेटे। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के करंट के प्रोडक्ट पे। अच्छा आर पे अगर आप कंफ्यूज हो, सर आर क्या है हमें बताया ही नहीं। आर बेटा दोनों वायर के बीच का सेपरेशन है। आर क्या है, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन। जानते हो ये आया कहां से? बहुत सिंपल है, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकाल ली, दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकाल ली, और BIL वाला फॉर्मूला डाल दिया, उसी से आया ये, उसी से आता है और कुछ नहीं है, उसी फॉर्मूले से ये आया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये फॉर्म, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना। सो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने डायरेक्ट बता दिया, क्या डेरिवेशन बताएंगे? तो मैं जल्दी से शॉर्ट सी डेरिवेशन भी बता देता हूं, नहीं तो फिर आप कहोगे सर बिना डेरिवेशन के ही बता दिया आपने। तो देख लो, जल्दी से देख लो, फटाफट देख लो कि सर क्या डेरिवेशन कर सकते हैं। अरे यार डेरिवेशन कौन सी बड़ी चीज थी यार, तुम लोगों ने तो सोचा डेरिवेशन नहीं कराएंगे, लोग करा देते हैं। मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये वायर 1 है, इसका करंट I1 है, ये वायर 2 है, इसमें भी करंट मैंने मान लिया I2, सेम डायरेक्शन में मान लिया। सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे देखो कितनी होगी, जरा जल्दी से बोलो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ इनटू द पेज, चेक करो, होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल देता हूँ B1, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आप वो भी निकाल सकते हो। B1 होगा मेरा म्यू नॉट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो इसका करंट लिखोगे म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πr। हुआ? जल्दी से लिखते हैं, फटाफट करते हैं डेरिवेशन। हाँ सर ये हो गया। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पे कोई फोर्स लगेगा क्या? क्यों? इस पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है मेरी? इनटू द पेज। करंट ऐसे है तो देखो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट ऊपर, तो हाँ सर इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला भी हमने देखा था, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट। इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B1, और इसमें करंट कितना है? I2 इनटू इसकी लेंथ। तो अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो वो आ जाएगा कितना? B1 I2, और अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो वही आ जाएगा जो पढ़ाया था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। इतना सिंपल। यार अब सेम कैलकुलेशन इसके लिए है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालोगे, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां आउट ऑफ द पेज होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी B2। तो अगर आप इस पे फोर्स निकालोगे तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा B2 I1,
और जो इसकी लेंथ है, मान लो जो भी इनफाइनाइट लेंथ है, तो यहां से भी फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम आ जाएगा, यहां से भी फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr आ जाएगा। जिसको भी डेरिवेशन में दिक्कत है उसके लिए मैंने जल्दी से बता दी, बाकी सारी चीजें वही है, बाकी सब चीजें वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां सवाल क्या दिया गया है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंजेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां आप लोगों को क्या दिया गया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो अगर आप ध्यान से देखो वो पूछ रहा है वो परपेंडिकुलर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी बदलती है। पढ़ाया था ना आपको मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से बताओ कौन सी क्वांटिटी है जो बदलेगी। ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो बदलेगी, एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ कौन सी क्वांटिटी है बदलेगी। एनर्जी मैंने बताया था नहीं बदलेगी, याद है ना, एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी यहां चेंज नहीं होगी। अरे पेन कहां गया हमारा, ओके, एनर्जी में यहां कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, एनर्जी में कोई चेंज यहां पे नहीं होगा, है ना। सो एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही बदल गया। ओके, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मोमेंटम बदलेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगी, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्यों बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी, डायरेक्शन बदलेगी। वेलोसिटी बदलेगी, क्यों बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम बदलेगा। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें एक और क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल विद चार्ज q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस पार्टिकल मेक्स एन एनी एंगल विद अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स पाथ विल बी। तो हमने पढ़ा था इसका पाथ कैसा होगा, अगर q इज अ मूविंग पार्टिकल है, वो किसी एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। ठीक है, अभी आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आपने ये देखा होगा मैंने अभी फोर्स बिटवीन चार्ज कंडक्टर वाले वो क्वेश्चन कम रखे हैं, है ना। सो वो नेक्स्ट क्लास में मैं ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हो सकता है डीपीपी में थोड़े से क्वेश्चन आपको मिल जाए, बट नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में हम लोग फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा फोकस इस पे कर रहे हैं, है ना। कंडक्टर वाले क्वेश्चंस कम है, चार्ज पार्टिकल वाले ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो कंडक्टर वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। घबराओ मत कि सर बहुत कम क्वेश्चंस कराया आपने कंडक्टर पे, एक ही क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बेसिकली आज नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर आज पहले ये थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वो भी डिस्कस करने हैं अभी। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान रखना है जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द वेलोसिटी इतना इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इतना एट एन एंगल 30 डिग्री, द E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, द रेडियस ऑफ द पाथ इज। चलो इसका आंसर करो फटाफट, रेडियस ऑफ अ पाथ कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है आज कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे जाता है तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ सर यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से m और v हमें पता है, यहां हमें इसका मास पता है, क्या हमें स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है ना, यानी कि जैसे पहले दिया था यहां से v q डिवाइडेड बाई m हम लोगों को दे रखा है, और साइन थीटा की जगह हम डाल देंगे यहाँ साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना, साइन थीटा की जगह डाल देंगे साइन 30 डिग्री, और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोगों को यहाँ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 दे रखी है। चलो वेलोसिटी की जगह डालें, कितनी वेलोसिटी दे रखी है 10⁻³ ये कितना दे रखा है, q/m हमें कितना दे रखा है, ये 1.76 इंटू 10⁻11 दे रखा है, और फिर ये 0.3 है हमारे पास, और अगर हम ध्यान से देखेंगे हम लोगों को रेडियस निकालना है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री है ना, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा, अगर आप देखो नीचे थोड़ा ध्यान दें, अगर हम ये 1.7 है ये 0.3 है ना, देखो ये 1.7 है ये 0.3 है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 17 3 51 होता है, तो यहां से ये कुछ 0.5 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 0.5 इंटू 2 नीचे बन जाएगा 1, देखो 1.7 इंटू 0.3 ये 0.5 आया इंटू 2 मतलब नीचे बन गया 1, यानी कि इन चीजों को मिला के तो 1 बना। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अच्छा फिर तो 10⁻³ ऊपर 10⁻11 नीचे, तो 10⁻⁻8 आंसर आ जाएगा, तो 10⁻⁻8 अपना आंसर आ गया। देखो ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दी है, द वैल्यू ऑफ E/m इज इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन।
तो भाई यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे 2016 में आया है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी होता है qb डिवाइडेड बाय 2π/m। तो अपने पास क्या क्या दे रखा है बोलो? अपने को क्या दे रखा है? अपने को यहां से मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है? 3.57 इंटू 10⁻⁻², ये दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड। फिर चार्ज डिवाइडेड बाय मास हम लोगों को दे रखा है ये, तो q/m की वैल्यू हमें दे रखी है, उसकी जगह हम कितना डाल देंगे? 1.76 इंटू 10⁻²। देखो ये q/m, ये रहा ना q/m, इसको डाल देंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 11। अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे बचेगा 2π मतलब 6.28, ये बचेगा अपने पास। चलो अगर इसको कैलकुलेट कर सकते हो जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा आपके पास, जल्दी से चेक करो फटाफट। 3.57 10⁻², 1.76 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 6.28, 6.28 ये आ गया अपना। जल्दी से बोलो कितना आंसर आएगा। अरे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.2 ही आएगा, आप करके देख लो चाहे। अप्रोक्सीमेटली ये 3.5 है, ये 1.7 है ना, तो आप इसको करके देखो, अप्रोक्सीमेटली ये 6.28 आएगा। तो ये कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻9, जिसको आप 1 गीगाहर्ट्ज लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 1 गीगाहर्ट्ज। डायरेक्टली आप देख सकते हो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ये भी सिंपल है, देख सकते हो इसका आंसर 3 आ जाएगा। आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ चलो। 2019 में क्या आया? आयनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ रेडियस। अब यहां सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं, और आपने रेडियस का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में पढ़ा है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था mv डिवाइडेड बाय qb, पर हम यहां यूज करेंगे p डिवाइडेड बाय qb, याद आ रहा है? ये भी हमने पढ़ा था, ये यूज करना है अब इस केस में हमें, ठीक है। सो आप बोलोगे यहां हमें रेशियो किसका निकालना है? जल्दी से बोलो, हमें हाइड्रोजन का अल्फा पार्टिकल से रेशियो निकालना है। तो यहां से आप बोलोगे मोमेंटम तो दोनों का सेम है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से आ जाएगा मोमेंटम, ऊपर आ जाएगा चार्ज ऑफ, सॉरी पहले हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन का सबसे पहले लिख रहे हैं ना हम, तो यहां से क्या आएगा? चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। फिर यहां से कितना आ जाएगा? अगर आप ध्यान से देख रहे हो हाइड्रोजन एटम है, और अगर हम ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन एटम का मतलब यहां आप लोगों को प्रोटॉन लेना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम आयनाइज्ड है, आयनाइज हाइड्रोजन एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ चार्ज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ आपको प्रोटॉन का चार्ज लेना है। चार्ज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया बोलो? अरे यार और क्या होगा? और सोचो और क्या हो सकता है भाई? हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है ना, आयनाइज लिया, इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो यहां से आ गया, अगर RH की बात करें p/q, और ये आ गया b। अब R अल्फा की बात करें तो p, ऊपर चार्ज आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड b ने b को मार दिया। मोमेंटम मोमेंटम बराबर। चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, सिंपल। ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। आ गया ना? ये देखो ध्यान से, आया ना समझ में? हाँ, ये 2:1 आ जाएगा, ठीक है। सो यस, आज का जो मेजर पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा है। कंडक्टर के बारे में मैंने पढ़ा है, बट अभी बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। अभी हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला ही तो डिस्कस किया है, सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ा है अभी हमने, कि किसी कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला चर्चा किया है हम लोगों ने। बट हाँ, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले वो कंडक्टर वाले क्वेश्चंस कराऊं, और उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाऊं। पर तब तक के लिए डीपीपी में जो भी क्वेश्चन है, जितने आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उसको अटेम्प्ट जरूर करना। और जो आप लोगों का टेस्ट होने वाला 19, उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो बच्चों, ध्यान से अच्छे से उस टेस्ट को भी दो, ताकि आप लोगों के मॉक टेस्ट से आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक अभी अच्छे से कवर नहीं है, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, हम फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आज खत्म किया है। So bye bye everyone, take care, see you soon, bye everyone.